Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is systemic lupus erythematosus. देखो systemic lupus erythematosus उसको अपन क्या बोलते हैं SLE, दैट इज SLE के नाम से उसको जाना जाता है। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोस है, उसका अपन को टेस्ट परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको अपन बेसिकली LE सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट इसलिए परफॉर्म करें क्योंकि अपन यहाँ पे पैथोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि अपन पैथोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब पहले इस डिजीज़ के नाम से इसको अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस का मतलब क्या होता है। तो सिस्टमिक का मतलब होता है अफेक्टिंग होल बॉडी, यानी ये क्या करेगी, पूरी होल बॉडी को अफेक्ट करेगी। ल्यूपोस का मतलब होता है वुल्फ, और एरिथ्रोमेटोसिस का मतलब होता है एरेथ्रोस, दैट मीन रेड। तो क्या होता है कि एक वुल्फ यानी जो भेड़िया होता है वो क्या करेगा, भेड़िया जब काटता है तो पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, रेड रेड निशान हो जाते हैं। रेड क्या होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर रेडनेस हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसी की बेसिस पे इसका नाम रखा गया था। और वो जनरली पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, उसी की बेसिस पे इसका नाम रख दिया अपन ने सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, जो कंटिन्यू एज इट इज चलता हुआ अभी आ रहा है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की अपन बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है जो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस होती है। तो SLE इसको अपन बोलते हैं, SLE इज द मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून, दैट इज इंपॉर्टेंट, ऑटो इम्यून डिजीज। यानी ऑटो इम्यून से आपको नाम पता हो, ऑटो मतलब खुद के ही इम्यून सिस्टम की ये डिजीज होती है, खुद के इम्यून सिस्टम को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। जो रिलेटेड होती है किसके, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू, यानी कनेक्टिव टिश्यू जो अपना मोस्ट कॉमन है ब्लड, वो जनरली इस डिजीज को कोज करने में हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है। सर्कुलेशन के बेसिस पे जो एंटीजन्स अपन आगे बनाएंगे जिसकी वजह से डिजीज कोज होती है, वो होल बॉडी में क्या होती है, सर्कुलेट हो जाती है। अब देखो जो प्रीडोमिनेंटली ये देखने को मिलती है वीमेंस के अंदर, यानी ये मेंस में कम होती है, मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलती है, वीमेंस के अंदर देखने को मिलती है। वो भी कौन सी एज में, मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज के अंदर देखने को मिलती है। नहीं, ना तो ओल्ड एज में देखने को मिलेगी, ना ही अर्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ये जनरली रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ये देखने को मिलती है। देखो इसकी इडियोलॉजी की अपन बात करते नहीं, क्या इसका कोर्स था, क्या इसका रीज़न था। तो देखो इसका जो रीज़न है एग्जैक्टली वो आज तक अभी तक अननोन है, उसका रीज़न हमें नहीं पता है किस वजह से वो होती है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। बट जनरली अपन किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने इसके कुछ रीजंस को अपन पता करते हैं, तो जो कुछ रीजंस अपन निकालते हैं वो है अपने पास में जेनेटिक रीजंस को अपन पहले देखेंगे कि क्या क्या होता है, कौन कौन से जेनेटिक रीजंस की वजह से क्या होगा, डिजीज कोज हो सकती है। तो फर्स्ट अपने पास में होगा डेफिशिएंसी ऑफ क्लासिकल पाथवे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, दैट इज C1Q, C2 एंड C4। ये जो अपने पास में कॉम्प्लीमेंट है अपने C1Q एंड C2, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इनकी डेफिशिएंसी का रोल अपन आगे समझेंगे कि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कैसे SLE होती है। तो फर्स्ट रीज़न तो ये होता है। नेक्स्ट अपने पास में हार्मोनल फैक्टर्स, यानी हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाता है, देखो कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स का यूज़ करता है तो जनरल सी बात है उसकी फिजियोलॉजी चेंज होगी, चेंज होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएगी, उसकी वजह से SLE होने के चांसेस होते हैं। एंड थर्ड अपने पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कहते हैं SLE होती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, जिसमें मोस्ट अपने पास में यूवी रेस क्या करती है, DNA को डैमेज करती है और उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे जिनको फिर आगे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट होता है यूवी रेस हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शन फ्रॉम EBVP, जिसको अपन एक एपिड्स बियर वायरस होता है जिसकी वजह से हो जाती है। और थर्ड अपने पास में मेडिसिन से। ये तो इसकी कॉजेस देखिए कि किस किस की वजह से ये हो रही है। अब अपन इसकी बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, एक्चुअली में क्या हो रही थी पूरी मैकेनिज्म। देखो क्या होता है, ये अपने पास में हेल्दी सेल है, ठीक है, ये हेल्दी सेल है, ये हेल्दी सेल है। उस हेल्दी सेल का जो DNA है, ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है वो DNA फ्रैगमेंट है। ये DNA क्या है, ये DNA टूटने वाला है। और टूटेगा किसकी वजह से, दो रीजंस मैंने आपको बताया था एक तो था अपने पास में कॉम्प्लीमेंट्स, जो प्रोटीन सिस्टम था वो एब्सेंट हो, या फिर जो यूवी रेज होती है जिसके लिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता, यूवी रेज की वजह से भी होता है। तो ये यूवी रेज यहाँ से आएगी सनलाइट के थ्रू और वो क्या करेगी, इस DNA को डैमेज करेगी। अब DNA डैमेज हो जाएगा तो DNA टूट गया, और टूटने के बाद में वो DNA कैसा होगा, कंप्लीटली डैमेज DNA हो चुका है। अब आपको पता होगा अगर किसी भी सेल्स का अगर अंदर अपनी बॉडी में कोई भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, डैमेज होने के बाद में उस सेल्स को अपनी बॉडी के थ्रू बाहर निकाला जाना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या होगा, इस सेल्स का अपोप्टोसिस होगा, जिसकी वजह से सेल्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और तोड़ने के बाद में इसको बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा इस डिजीज के अंदर। क्योंकि अब क्या होने वाला है, जब यहाँ पे अपन
एपोप्टोसिस करेंगे सेल्स का, तो क्या होता है कि ये जो सेल्स वैसे तो बॉडी के बाहर चली जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? पहली चीज़ कि जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के नाम लिए थे, यानी कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के जो नाम लिए थे, वो क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, वो प्रोटीन्स के अपने पास में एब्सेंट है, यानी जैसे यूजुअली क्लियर बाय द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूजिंग प्रोटीन्स लाइक C2, C3, C4, जो कॉम्प्लीमेंट्स के नाम लिए थे, मैंने आपको जब समझाया था कि किन की क्या क्या एब्सेंट है, जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होने वाला था। अगर ये इनकी जो डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या होंगे? ये बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होंगे। बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होंगे तो क्या होगा? अब ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे? जो जो अपने पास में डैमेज डीएनए थे, जो सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे? एक साथ मिलके इकट्ठे होने लग जाएंगे। इकट्ठे होने लग जाएंगे तो क्या होगा? अब ये टूटे हुए जो मॉलिक्यूल्स थे, जो डीएनए के पूरे जो अपना सेल था, उसके जो टूटे हुए मॉलिक्यूल्स थे, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स थे, वो डैमेज सर वही क्या करेंगे? अब वो एक्ट लाइक ए एंटीजन अपनी बॉडी के लिए, वो एक एंटीजन बन जाएंगे, क्योंकि इनको वैसे तो बॉडी के बाहर निकालना अपना काम होता है। अभी बॉडी के बाहर नहीं निकले, ठीक है, नहीं निकले तो बॉडी में इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा होने लग गए तो अब क्या होने वाला है? ये अपनी बॉडी के लिए एक एज ए एंटीजन बन चुके हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिग्रेड करना हो तो उसको बॉडी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? वो बॉडी के लिए हार्मफुल होगी, तो वो यहाँ पे अब हार्मफुल होने वाली है। तो जो डिग्रेड पार्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो डिग्रेड पार्ट आपस में इकट्ठा होने लग गया। इकट्ठा होने लग गया तो वो बाद में कैसा हो गया? वो डैमेज डीएनए और उसका जो न्यूक्लियो प्रोटीन था वो क्या होगा? इकट्ठा हो गया। इकट्ठे होने के बाद में वो एज ए एंटीजन वो वर्क करने लग गया, यानी अपनी बॉडी के लिए वो क्या होगा? एक एंटीजन बन चुका है। अब क्या होता है? यहाँ पे दो मैकेनिज्म होती है, ठीक है। एक होती है अपने पास में हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड, और दूसरी होगी अपने पास में हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड। तो पहले अपन हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड को अपन समझेंगे डिटेल में कि हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड का क्या काम होता है, वो क्या करेगी। देखो आपको पता होगा कि एपीसी अपनी जो एपीसी होता है वो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। जो पूरी मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर क्या होता है, पूरी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डिपेंड होती है। तो वहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे एक एपीसी सेल्स घूम रही है, ठीक है। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है वो घूम रही है ब्लड के अंदर, यानी ब्लड फ्लो चल रहा है वहाँ पे, वो घूम रही है, वहीं पर ये एंटीजन्स प्रेजेंट है। तो अब ये एंटीजन्स इस एपीसी सेल्स को क्या लगने वाला है कि इस एपीसी सेल को लगेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर आ चुका है। तो अब ये क्या करेगी? ये एपीसी सेल्स क्या करेगी? प्लाज्मा को एक्टिवेट करेगी। प्लाज्मा को एक्टिवेट करने के बाद में प्लाज्मा किसको रिलीज करेगा? सॉरी, बी सेल्स को रिलीज करेगा, ठीक है। अब बी सेल्स का काम होता है दो एंटीबॉडीज बनाने का, दैट इज IgM एंड IgG, सॉरी, दो एंटीबॉडीज बनेगी, IgM एंड IgG, दो एंटीबॉडीज बनेगी, और वो एंटीबॉडीज बनने के बाद में वहाँ पे साइटोटॉक्सिक रिएक्शन करवाएगी। यानी अब ये जो एंटीबॉडीज है, वो जो फ्रेगमेंट्स थे डीएनए के जो एंटीजन की तरह वर्क कर रहे थे, उनको ये एंटीबॉडीज क्या करेगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। डिस्ट्रॉय करने के बाद में बॉडी से बाहर निकाल देगी। अब ये जो होती है हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड, ये एक लोकल एरिया में होती है, नॉर्मल एक जगह एक बॉडी के एक पार्ट में हो गई, बस लोकल होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, लोकल पार्ट में ये डिजीज़ जो है अफेक्शन शो करती है। अब नेक्स्ट अपने पास इंपॉर्टेंट है जो अपना हाइपर सेंसिटिविटी जो थर्ड है, वो इंपॉर्टेंट होती है। उसमें क्या होता है? सेम जो रिएक्शन तो वैसी होगी कि यहाँ पे जो सेल्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है, जो एंटीजन की तरह वर्क कर रहे हैं अपने। अब वही क्या करेगी? वापस एक्टिवेटेड करेगी प्लाज्मा को, और वापस बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, जो क्या करेंगे? अपनी ही एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करेंगे, ऑटो एंटीबॉडीज़ को वो क्या करें? एक्टिवेट करेंगे। वही क्या होगी जो मैंने आपको बताया था, IgM IgG एंटीबॉडीज़ होगी, उनकी रिएक्शन होगी ना, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हुई, एक कॉम्प्लेक्स बनाया। वो जो कॉम्प्लेक्स है वो जनरली यहाँ पे जो बनता है बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बना है बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल का वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसको जनरली क्या नहीं हो पाता, उसको जो अपने वहाँ पे जो उनको जनरली जो माइक्रोफेजेस होती है अपनी, जो क्या करती है, जैसे ऐसे जो डीएनए जो डैमेज फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको डिटेक्ट, मतलब उनको ख़त्म करती है, बॉडी के थ्रू बाहर निकालती है, वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये क्या होगी? ये अपने सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी, ब्लड के थ्रू ब्लड में आएगी, और ब्लड के थ्रू पूरे होल बॉडी में क्या हो जाएगी? पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी। अब बॉडी में पहुंचने के बाद में क्या करेगी? ये वहाँ पे पूरी बॉडी में पहुंचेगी। पहुंचने के बाद में वहाँ पे क्या करेगी? पूरी बॉडी के जो भी जितने भी पार्ट्स है, सारे बॉडी के एक सिस्टम, लीवर, किडनी,
जितने भी सिस्टम है वहाँ पे प्रोजेक्ट वहाँ पे रिएक्शन करना शुरू करेगी। रिएक्शन करेगी तो बॉडी के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स अपन को, क्लिनिकल फीचर्स अपन को देखने को मिलेंगे। तो रिएक्शन आपको समझ में आया होगा कि रिएक्शन में क्या हुआ। एक हेल्दी सेल था, उसका डीएनए डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद में उस सेल्स को अपन डैमेज करेंगे जिसको अपन एपोप्टोसिस बोलेंगे। उसके बाद में वहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स होते हैं, वो जनरली इसको डिग्रेड करके बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, बट वो यहाँ पे एब्सेंट है। उसकी वजह से ये जो सेल्स थे डीएनए फ्रेगमेंट्स, डैमेज डीएनए फ्रेगमेंट्स, वो आपस में इकट्ठे हुए और वो खुद की बॉडी के लिए एज ए एंटीजन बन चुके हैं। एंटीजन बनने के बाद में दो प्रोसेस के थ्रू अपन उनको रिमूव कर दे। एक होता है अपने पास में हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड, ठीक है, और दूसरा होता है अपने पास में हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं कि किन किन क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। क्लिनिकल फीचर्स की अपन बात करें जब, क्योंकि वहाँ पे डिजीज कोज होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, अपने एंटीबॉडी भी अपनी है और एंटीजन भी अपना ही है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके रिएक्शंस पूरी बॉडी के पार्ट्स में अपने को देखने को मिलेंगे। तो जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर होना, वेट लॉस होना, फैटिक होना, यानी थक जाना। अर्थराइटिस यानी जॉइंट्स में अगर पहुंच गया तो जॉइंट्स पेन कोज करेगा, ठीक है। माइग्रेट अर्थराइटिस कोज करेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रैशेस, दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द एसएलई। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम उसका होता है रैशेस होना, ठीक है। तो फर्स्ट रैशेस की अपन बात करें तो जो रैशेस फर्स्ट देखने को मिलते होते हैं बटरफ्लाई फेशियल रैशेस, यानी नोज के यहाँ से और इधर तक, यानी चिक तक और नोज के यहाँ तक कि वो पूरे रेडनेस हो जाती है। नोज से लेके दोनों साइड के जो चिक्स होते हैं वहाँ पे पूरे रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस शो होती है। उसको अपन बटरफ्लाई रैशेस के नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है डिजीज का। सेकेंड होता है सब एक्यूट क्यूटेनस ल्यूपस इरेथ्रोमाइटोसिस रैशेस, यानी इसमें क्या होता है, जो बैक साइड होता है बॉडी का, ठीक है, यानी जो पीछे का जो बैक पोर्शन होता है वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेडेड डॉट्स की फॉर्मेशन होती है, रेडनेस हो जाती है। एंड थर्ड होता है अपने पास में डिस्कॉइड ल्यूपस। डिस्कॉइड ल्यूपस का मतलब होता है यहाँ पे एक गड्ढा सा हो जाएगा, लाइक यानी क्या होगा, एक गड्ढा सा पूरा घाव जैसा बन जाएगा। वो घाव क्या होगा, पूरे रेडनेस के साथ मिक्स हो जाएगा और उसको अपन क्या होता है डिस्कॉइड ल्यूपस के नाम से जानती है। कॉमन, बहुत कॉमन सिम्टम है, एसएलई के मोस्ट कॉमन सिम्टम के अंदर को काउंट करा जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन न्यूरोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो बहुत मोस्ट कॉमन होता है हेडेक होना, ठीक है, हेरेडिटेशन होना, ये होता है। नेक्स्ट रीनल फीचर्स की बात करें तो हैवी हीमेचूरिया होगा, नहीं, यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की फॉर्मेशन होना, प्रोटीनूरिया भी होगा। एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पे होल्स बन जाएंगे, ठीक है, होल्स बन जाएंगे, उसका प्रोलिफिकेशन ईजिली हो जाएगा और यूरिन में भी कास्ट देखने को मिलती है। मैकेनिज्म आपको समझ आ चुकी है कि ल्यूपस इरेथ्रोमाइटिस की जो ल्यूपस इरेथ्रोमाइटिस जो अपने डिजीज है उसकी क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। यहाँ पे अपन उसके टेस्ट की बात करेंगे जो कि एक एमएलटी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको अपन कंसीडर करते हैं। अब सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, एक बार प्रिंसिपल रीड करेंगे, फिर मैं आपको ये जो मैंने डायग्राम की फॉर्म में समझाया उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे। देखो क्या होता है, द ल्यूकोसाइट्स आर द ट्रोमेटाइज्ड बाय द रोटेटिंग एंटीकोगुलेटेड ब्लड विद ए ग्लास बीड्स, यानी क्या हुआ कि ग्लास बीड्स के थ्रू अपन क्या करेंगे, जो अपना ल्यूकोसाइट्स है उसको उसका ट्रोमेटाइज करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसका ट्रोमा करना, ट्रोमा तो उसको इंजर्ड करना। तो पेशेंट सीरम कंटेनिंग एली फैक्टर्स दैट इज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इज देन गेट डायरेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अब इसको समझिए, यहीं से समझिए आप इसको, पहले ऐसे समझिए, यानी एक पेशेंट है जिसके अंदर जिसके सीरम में क्या प्रेजेंट है, उस पेशेंट के सीरम में एली फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, पेशेंट के सीरम में क्या प्रेजेंट है, एली फैक्टर प्रेजेंट है। उस एली फैक्टर को अपन क्या बोलते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। बिकॉज ये कैसे बना था, मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म बता चुकी हूँ, कैसे अपना ही एंटीजन था, कैसे अपनी ही एंटीबॉडी, तो उन्होंने क्या बनाया, एक एली फैक्टर बनाया था। वो एली फैक्टर क्या करेगा, एक ग्लूकोसाइड को लेगा, यानी ग्लूकोसाइड के पास जाएगा, क्योंकि वो पूरी होल बॉडी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एली फैक्टर एक ग्लूकोसाइड के पास जाएगा, ग्लूकोसाइड में कोई सा भी ग्लूकोसाइड्स हो सकता है, ठीक है, तो उस ग्लूकोसाइड के पास जाएगा। अब ये एली फैक्टर और ग्लूकोसाइड्स आपस में कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होने के बाद में एक एली सेल की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज, ठीक है, यहाँ पे जो सेल बनता है, यहाँ पे जो सेल बनेगा वो अपना एली सेल्स होगा, ठीक है, उस एली सेल की ये फॉर्मेशन करेंगे। उस एली सेल को, ठीक है, उस एली सेल्स को क्या करा जाएगा, एक न्यूट्रोफिल के द्वारा इंजेस्टेड करा जाएगा, ठीक है, और इंजेस्टेड करने के बाद में जो नया बनेगा उसको अपन एली बॉडीज के नाम से जानेंगे। अब इसको समझो, द ल्यूकोसाइट्स आर ट्रोमेटाइज्ड बाय द रोटेटिंग एंटीकोगुलेटेड ब्लड विद ग्लास बीड्स, यानी अपन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में अपन ब्लड सैंपल लेंगे जो कि अपना एंटीकोगुलेटेड था, वहाँ पे क्या है, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होगी। वो ल्यूकोसाइट्स का क्या होगा, ट्रोमेटाइज्ड होगा, किसकी वजह से, ग्लास बीड्स की वजह से, क्योंकि उसको सैंपल को अपन सेंट्रीफ्यूज करने वाले हैं। तो पेशेंट सीरम कंटेनिंग एसएलई फैक्टर, उस पेशेंट के सीरम में क्या है, एसएलई फैक्टर है, ठीक है, वो एसएलई फैक्टर क्या करेगा, गेट
देन गेट डायरेक्टेड टूवर्ड द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी ये जो अपना जो ये वाला जो ल्यूकोसाइट था वो यही है, उसके पास ये एली फैक्टर जाएगा, उसके न्यूक्लियर मटेरियल के साथ ही कंबाइन करना, क्योंकि मेन क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल के साथ ही कंबाइन करना होता है, दोनों का न्यूक्लियर मटेरियल कंबाइन हो जाएगा, उसको अपन एली सेल्स बोलेंगे। द न्यूक्लियर मटेरियल इज देन ट्रांसफॉर्म इंटू एली बॉडीज, ये न्यूक्लियर मटेरियल एली बॉडी में ट्रांसफर होगा, कैसे होगा, विच अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल्स एंड देन इंजेस्टेड बाय वन ऑफ देम, यानी इसके थ्रू नया वहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रोफिल आया, उसने उस एली जो सेल बनी थी उस एली सेल को एनगल्फ करा, एनगल्फ करने के बाद में उसने एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करा जिसको अपन एली बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल, इसके आगे रिएजेंट की अपन बात करते हैं। आपको स्पेसिमेन लेना ईडीटी ब्लड, रिक्वायरमेंट्स के सेंट्रीफ्यूज ट्यूब चाहिए, ग्लास बीड चाहिए, स्लाइड चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। प्रोसीजर देखते हैं नेक्स्ट अपन। देखो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी होगी, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml क्या लेना होगा, ईडीटी सैंपल लेंगे अपन। 5 ml ईडीटी सैंपल लेने के बाद में उसी टेस्ट ट्यूब में अपन क्या करेंगे, ग्लास बीड्स ऐड करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे हल्के से ब्लू कलर के नजर आ रहे होंगे। ग्लास बीड ऐड करने के बाद में उसको सैंपल को मिक्स कर देंगे, यानी ग्लास बीड प्लस ब्लड को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन उस सैंपल का सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे कितने पे, 50 RPM पे, कितनी मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए उसको 50 RPM पे उसको अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में, ठीक है, बाद में उसको 10 मिनट्स के लिए उस टेस्ट ट्यूब को अपन छोड़ देंगे, रख देंगे 10 मिनट्स के लिए टेस्ट ट्यूब को रख देंगे। 10 मिनट्स के बाद में क्या करेंगे, ये सारा काम टेस्ट ट्यूब में हो रहा था। अब इंपॉर्टेंट बात है कि 10 मिनट्स के बाद में जो सैंपल था, यानी जो अपन ने जो सैंपल सेंट्रीफ्यूज करा है उस सैंपल को अपन क्या करेंगे, अब एक विंट्रो ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, यानी मैंने यहाँ पे इस विंट्रो ट्यूब में उसको ट्रांसफर कर लिया है। विंट्रो ट्यूब में ट्रांसफ़र करने के बाद में अब क्या करेंगे, उस सेंट्रीफ्यूज जो विंट्रो ट्यूब में उसको ट्रांसफ़र करा उसको अपन दोबारा से क्या करने वाले, सेंट्रीफ्यूज करने वाले, ठीक है। 3000 RPM में 30 मिनट्स के लिए, यानी दोबारा से मैं इसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र करा, उसको ट्रांसफ़र करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज कर दूँ। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपने पास में होगा, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जैसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि विंट्रो ट्यूब में क्या होता है, एक बफी कोट की फॉर्मेशन होगी। ये जो बफी कोट है यही सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास में, ठीक है। इस बफी कोट को अपन क्या करेंगे, अब बफी कोट को अपन एज ए पिपेट की हेल्प से लेंगे और उसको अपन एक स्लाइड में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। स्लाइड में ट्रांसफ़र करने के बाद में एक क्लीन स्लाइड में उसको ट्रांसफ़र करेंगे, एंड स्लाइड में ट्रांसफ़र करने के बाद में उसकी अपन क्या करेंगे, एक स्मेयर बनाएंगे, ठीक है। स्मेयर बनाएंगे, स्मेयर बनाने के बाद में क्या होने वाला है, जैसे स्मेयर बन जाएगी, स्मेयर बनाने के बाद में उसको अपन लिस्मान स्टेन से स्टेन करेंगे, और स्टेन करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे आपको हल्की रेड कलर की जो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व होगी वो क्या होगी, अपनी एली सेल्स होगी, ठीक है। अब इसके रिजल्ट को देखते हैं कि रिजल्ट में क्या होता है। देखो रिजल्ट में अपने पास में क्या है कि इफ़ आपको एली सेल्स माइक्रोस्कोप में वहाँ पे स्मेयर में ऑब्जर्व होती है तो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है, अगर एली सेल्स ऑब्जर्व नहीं होती तो टेस्ट नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है इसके अंदर तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी बताएं, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आपके और कंसेप्ट को क्लियर करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।